कैसे हो डियर स्टूडेंट। आशा करता हूँ कुशल मंगल ही होंगे। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा कॉलेज लगातार ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा आपका मार्गदर्शन कर रहा है। तो इसी श्रृंखला में मैं जो जीव विज्ञान इंटर की पहली यूनिट इकाई 1 जनन को लेकर चल रहा हूँ। तो आज पौधों में लैंगिक जनन का जो लास्ट टॉपिक है मैं उसको पूर्ण करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हो पौधों में जनन या जीवों में जनन के बारे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमारा पौधों में लैंगिक जनन चल रहा है, जिसमें हमने आपको परागण क्रिया नेक्स्ट टाइम समझाई थी। और परागण क्रिया के बाद जो पुष्पी पौधे होते हैं उनमें क्या होता है उसके बारे में हम जानने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, बताना चाहूँगा आपको पौधों में परागण क्रिया के बाद जो पुष्प की वर्तिकाग्र होती है, परागण क्रिया में अब तक हमने ये जाना था कि किस तरीके से परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे थे और किस तरीके से पहुंचे थे वो हमने ऑलरेडी पिछले टॉपिक में समझ लिया है। अब परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर यदि पहुंच जाते हैं तब आगे के जो प्रोसेसिंग है वो क्या होते हैं उसके बारे में जान रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है डियर स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया होती है। और ये बात आपको जानना जरूरी है, चाहे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन हो चाहे जंतुओं में लैंगिक जनन हो, इसमें निषेचन की क्रिया का होना अनिवार्य है। फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन में आप जानते हो जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक का समेकन मिलन, नर युग्मक और मादा युग्मक का समेकन मिलन ही निषेचन कहलाता है। तो एक बार समझ लेते हैं, आज का टॉपिक है हमारा निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, ये कई बार बोर्ड में देखने को मिला है कि इसकी परिभाषा डेफिनेशन आ जाती है। तो डियर स्टूडेंट, लैंगिक रूप से भिन्न दो जनन इकाइयों, लैंगिक रूप से भिन्न दो जनन इकाइयों, दो भिन्न जनन इकाइयों का मतलब है एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, एक मेल गैमीट एंड एक फीमेल गैमीट का संयुग्मन। लैंगिक रूप से भिन्न दो जनन इकाइयों अर्थात नर एवं मादा युग्मकों के समेकन, समेकन का मतलब है मिलना, समेकन को निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण बनता है डियर स्टूडेंट, चाहे वो जंतुओं में हो चाहे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन हो, जब निषेचन की क्रिया हो जाती है उसके फलस्वरूप एम्ब्रियो भ्रूण का निर्माण प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। तो ये लिख रहा है निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण बनता है। पुष्पीय पौधों में यह क्रिया निम्न प्रकार से होती है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं जो पुष्पीय प्लांट्स होते हैं उनमें निषेचन की क्रिया ये आपको दिखाई दे रही है। निषेचन क्रिया पुष्पीय में ये क्रिया निषेचन क्रिया 4 चरणों में पूर्ण होगी। तो सबसे पहला चरण है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा। इसका अर्थात इसका मतलब है जो परागकण स्टिग्मा पर आए थे, वर्तिकाग्र पर आए थे, सबसे पहले उन वर्तिकाग्र पर उनका अंकुरण होगा, जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, अंकुरण परागकणों का कहाँ, स्टिग्मा पर। तो इसमें देखिए एक बार फिर समझेंगे, चूंकि मैंने इसको पूरा थ्योरिकल पॉइंट दिया है ताकि आप अच्छे प्रकार से नोट्स बना लें और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपके एग्जाम में आप इसको याद कर सकें। परागकण के समय परागण के समय परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचकर सबसे पहले क्या होगा, देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पर परागण क्रिया के द्वारा परागकण कहाँ आते हैं, वर्तिकाग्र पर। यह क्रिया परागण क्रिया कहलाती है जो हम समझ चुके हैं। परागण के समय परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरण करना शुरू कर देते हैं। अंकुरण का मतलब उनमें जर्मिनेशन होता है, उसमें अंकुरण शुरू हो जाता है। डियर स्टूडेंट, ये अंकुरण, ये जर्मिनेशन कुछ पौधों में तुरंत ही प्रारंभ शुरू हो जाता है, कुछ पौधों में कुछ घंटों में होता है, कुछ पौधों में कुछ दिनों में हो जाता है। और जो पुष्प की स्टिग्मा वर्तिकाग्र होती है उस पर कुछ ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, उनके द्वारा इनमें अंकुरण शुरू होता है, अंकुरण शुरू कर देते हैं। कुछ पौधों में ये कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों के बाद अंकुरण शुरू करते हैं। चिपचिपे वर्तिकाग्र द्वारा स्रावित जल, शर्करा व कार्बनिक अम्लों का अवशोषण करके प्रत्येक परागकण फूल जाता है। पहले वो फूलेगा, चाहे सीड हो, सीड डियर स्टूडेंट, सीड जो होते हैं हम भूमि में
उनको दबा दिया जाता है तो वहाँ भी नमी के द्वारा पहले वो नमी अवशोषित करके फूलते हैं, तब उनमें से जर्म ट्यूब अंकुरण नलिका का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले परागकण क्या करेगा, फूल जाएगा। अब इसका अंताचोल, अंताचोल कहते हैं जो इसकी भित्ति होती है, अंताचोल जनन छिद्र में से बाहर की ओर वृद्धि करके नलिका बना लेती है, जिसे पराग नलिका कहते हैं। छोटी सी नलिका आएगी उसे पराग नलिका कहते हैं। पराग नलिका अपने साथ ट्यूब केंद्रक व जनन केंद्रक भी ले जाती है। इसमें ट्यूब केंद्रक विघटित हो जाता है और जनन केंद्रक विभाजित होकर दो नर गैमीट, दो मेल गैमीट युग्मक बनता है। नर गैमीट पराग नलिका के सिरे पर कोशिका द्रव में संग्रहित रहता है, ये सुरक्षित रहेगा। अब इतना ये पहला पॉइंट हम समझ लेते हैं, ये स्टिग्मा है। यहाँ पर परागण क्रिया के द्वारा परागकण आए थे। अब परागकण यहाँ पर क्या होगा, इनका जर्मिनेशन वर्तिकाग्र पर ही होता है। इनका जर्मिनेशन के बाद पोलन ट्यूब निकलती है, ये जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। और इस तरीके से ये आपको नलिका दिखाई दे रही है। यहाँ से जो नर गैमीट होते हैं, जो नर युग्मक होते हैं, वो मोटाइल चलनशील होते हैं और ये चलकर इस तरीके से जो फीमेल गैमीट यहाँ पर होता है, इसकी ओवरी में मादा युग्मक होता है और उस मादा युग्मक से मिलन करते हैं और इनका मिलन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहलाता है। तो अगले चरण के बारे में जानेंगे। ये पहला चरण है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। तो स्टिग्मा पर इनका अंकुरण होता है। अंकुरण के बाद क्या होता है, अब हम वो जान लेते हैं, दूसरे चरण में जान लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट एक बार फिर समझ लीजिए किस तरीके से ये होता है। और मैं आपको बता दूं ये सारा थ्योरिकल आप अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे, उसके बाद में इसको याद करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा टॉपिक जान लेते हैं। दूसरा क्या होता है, पराग नलिका बनने के बाद क्या होगा, अब हम जान लेते हैं अगले टॉपिक के बारे में। तो डियर स्टूडेंट जैसा कि आपने अभी जाना था कि सबसे पहले क्या होगा, जो परागकण है वो जर्मिनेशन होंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया था जर्मिनेशन जो होंगे वो 4 चरणों में होते हैं। तो दूसरा है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। अंडाशय के समीप पहुंचने पर पराग नलिका उसकी भित्ति से होकर माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार की ओर वृद्धि करती है और बीजांड द्वार में से यह बीजांड में होती हुई अंत में भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा डियर स्टूडेंट कि ये भ्रूण कोश और क्या है, और भ्रूण पोष, भ्रूण पोष और भ्रूण कोश। भ्रूण पोष का मतलब होता है डियर स्टूडेंट भ्रूण को पोषण देने वाली रचना। भ्रूण को पोषण देने वाली रचना भ्रूण पोष और भ्रूण को आश्रय देने वाली, भ्रूण को स्थान देने वाली रचना भ्रूण कोश कहलाती है। फिर क्या होगा डियर स्टूडेंट, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। पराग नलिका वर्तिका से होकर, पराग नलिका डायग्राम में जैसा मैंने अभी अगले वाले उसमें डायग्राम में दिखाया था, पराग नलिका वर्तिका से होकर इस तरीके से जो डायग्राम को रिवाइंड करना है देखना, और उसमें इस तरीके से जो नलिका आ रही है पराग नलिका वर्तिका से होकर भ्रूण कोश, भ्रूण कोश यहाँ जो इस तरीके से आया था पहुंचने के लिए बीजांड काय में प्रवेश करती है। जैसे वो मैंने डायग्राम दिखाया था इस तरीके से ये आई थी। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक बार दिखा देता हूं मैं आपको, इस तरीके से डायग्राम में देखना। फिर चौथा क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मिलन, नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन। वास्तव में लैंगिक जनन इसी को कहते हैं, ये भी जान लीजिए। लैंगिक जनन जो है वास्तव में इसी को कहा जाता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलन, फ्यूजन, संयुग्मन को ही लैंगिक जनन कहते हैं। भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद, भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद पराग नलिका का सिरा घुलकर विघटित हो जाता है और नर युग्मक भ्रूण कोश में स्वतंत्र हो जाते हैं। जो नीचे मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में, मुक्त होने के बाद एक एग सेल, एग सेल का अर्थात अंडकोश का, जो कि मैंने आपको बताया था, देखिए मैं फिर आपको एक बार समझा देता हूं। यह है गायनोसियम और यहां से मैंने आपको दिखाए थे एंड्रोसियम। ये जो गायनोसियम है तो गायनोसियम में अंडकोशिका का निर्माण होता है। गायनोसियम
अंडकोशिका का निर्माण करती है, जबकि एंड्रोसियम, ये एंडोसियम है पुंकेसर, इनमें परागकण ये नर युग्मक का निर्माण करते हैं और ये मादा युग्मक। अब ये मैंने बताया था आपको पिछली क्लासों में, आप सीख चुके हो, यहाँ से परागकण यहाँ आते हैं, परागण क्रिया। अब ये इस तरीके से होते हुए किससे संयुग्मन होंगे, मादा युग्मक से नर युग्मक क्या होंगे, मिलेंगे, और इनका मिलन ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। मुक्त होने के बाद एक सेल अंडकोशिका से संलग्न करता है, वास्तव में यही लैंगिक क्रिया है, लैंगिक जनन है। तो डियर स्टूडेंट, आप समझ चुके हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। अब थोड़ा सा 2 मिनट उसको भी समझ लेते हैं। निषेचन के बाद क्या होगा, निषेचन के बाद क्या होगा, जैसे ही पुष्प में निषेचन क्रिया हो जाएगी तब क्या होगा, तो हम लिखते हैं पुष्प में निषेचन क्रिया के उपरांत होने वाले परिवर्तन, क्या क्या होगा ये जानेंगे। तो सबसे पहले कैलिक्स, बाह्यदल, कैलिक्स के बारे में जान लेते हैं। बाह्यदलों का क्या होगा डियर स्टूडेंट, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये जो कैलिक्स हैं बाह्यदल, ये सूख कर गिर जाते हैं। डियर स्टूडेंट, पिछली क्लासों में आपको पुष्प की संरचना के बारे में मैंने बताया था। कैलिक्स जो बाह्यदल हैं वो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा पुष्प में, उसके उपरांत सूख कर गिर जाएंगे। लेकिन एक बात नोट रखनी है डियर स्टूडेंट, सभी पौधों में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कुछ प्लांट्स हैं ऐसे, जैसे मान लेते हैं सोलेनेसी कुल के कुछ पौधे हैं, टमाटर, बैंगन, मिर्च, मकोए आदि में ये फल के साथ चिरलग्न रहते हैं, ऊपर लगे रहते हैं। जो कैलिक्स थे बाह्यदल सूखकर नहीं गिरते, फल के साथ ऊपर लगे रहते हैं। देखा होगा आपने टमाटर पर, इस तरीके से ये होते हैं। ये बैंगन पर देखें आपने, ये टमाटर पर देखें, बैंगन पर, मिर्च पर ये लगे होते हैं, ये ग्रीन कलर के। तो ये जो ग्रीन कलर के जो लगे होते हैं फल के ऊपर टोपी नुमा आकार, ये बाह्यदल होते हैं। तो ये सभी पौधों में ऐसा नहीं होता, कुछ पौधों में ये लगे रहते हैं। नंबर 2 जान लेते हैं, कोरोला, दल, इनका क्या होगा दल का। तो ये जो दल होते हैं डियर स्टूडेंट, निषेचन क्रिया के बाद पूर्ण रूप से सूखकर झड़ जाते हैं, सूखकर गिर जाते हैं। नंबर 3 जान लेते हैं, एंड्रोसियम, पुंकेसर। तो डियर स्टूडेंट, पुंकेसर की अगर बात करें तो इन पुंकेसरों का जो मेन वर्क है, मुख्य कार्य है, वो होता है पराग कणों को उत्पन्न करना। और पराग कणों का कार्य होता है परागण क्रिया करना, और परागण क्रिया के बाद वही पराग कण नर युग्मक का निर्माण करते हैं, जिनसे निषेचन की क्रिया होती है। तो ये जो पुंकेसर हैं ये भी सूख कर गिर जाते हैं। अगला है आपका गायनोसियम जायांग। गायनोसियम जायांग का क्या होगा डियर स्टूडेंट, तो आप जानते हो जायांग में कई पार्ट होते हैं। ऊपर वर्तिकाग्र है, फिर वर्तिका है, फिर अंडाशय है। तो डियर स्टूडेंट, जो वर्तिकाग्र होते हैं वो तो सूख कर गिर जाता है, लेकिन इसका जो ओवरीज होता है, अंडाशय होता है। देखिए मैं फिर एक बार समझा देता हूँ। ये है आपका, ये गायनोसियम है, वर्तिका, अंडाशय। तो ये जो वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, ये सूख कर गिर जाएगी, और ये जो ओवरीज बची थी कन्वर्टेड बाय फ्रूट, ये फल में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जायांग, तो जायांग के बारे में अगर हम जाने, यहां लिख देते हैं
ऐसी समझ लीजिए, वर्तिका सूखकर गिर जाएगी। वर्तिका अगर सूखकर गिर जाएगा, अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूं, चलो। फर्स्ट, अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाएगा। नंबर 2 होता है आपका बीजांड, गायनोसियम। अंडाशय फल में परिवर्तित हो गया। अब जो बीजांड है, फल के बाद आप जानते हो डियर स्टूडेंट, बीज का निर्माण होता है। फल में बीज का निर्माण होगा, तो गायनोसियम का जो अंडाशय था वो फल में परिवर्तित हो जाएगा, और जो बीजांड है वो निर्माण करेगा बीज का। अब जो अंडकोश का थी, गायनोसियम जायंग अंडाशय में अंडकोश का थी, वो निर्माण करेगी भ्रूण का। अभी एक और बचा है आपका बीजांड कवच। अब ये क्या बनाएगा? अक्सर डियर स्टूडेंट आपने देखा, किसी भी पौधे के बीज हों, बीज के ऊपर एक सीड आवरण, सीड कोट होता है, बीज चोल होता है। कोई भी बीज हो उसके ऊपर एक कवर्ड होता है, एक खोल होता है। तो ये जो बीजांड कवच है वो बीज का आवरण बनाता है, बीज का आवरण। तो डियर स्टूडेंट, ये पुष्प में निषेचन क्रिया के उपरांत होने वाले परिवर्तन हैं। कैलेक्स, बाह्यदल सूखकर गिर जाते हैं, किंतु टमाटर, बैंगन, मिर्च आदि मकोई में लगे रहते हैं। कोरोला, दल सूखकर गिर जाते हैं। एंडोसियम सूखकर गिर जाते हैं। गायनोसियम जायंग, इसमें वर्तिका सूखकर गिर जाएगी। अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाएगा। बीजांड बीज में कन्वर्ट होगा, अंडकोश का भ्रूण बनाएगी, और बीजांड कवच बीज का आवरण बनाएगा। और जैसे ही डियर स्टूडेंट बीज का निर्माण हो जाएगा, उन बीजों से अनुकूल परिस्थिति में नए पौधे उगकर तैयार हो जाते हैं। उन बीजों को यदि अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है तो वो बीज जर्मिनेट हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, और उनसे नए प्लांट्स बन जाते हैं। तो इस प्रकार से पौधों में लैंगिक जनन पूर्ण होता है। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक जो हमारी क्लास थी शुरू से पौधों में लैंगिक जनन के बारे में, आशा करता हूँ वो पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और नोट्स बनाइए, याद कीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। अगले टॉपिक के साथ फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप इसको याद कीजिए।